हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे और आप अभी अपना पेपर खत्म करके जस्ट अभी बहुत अच्छे से अपने पेपर को अटेम्प्ट करके आप अभी अपने सॉल्यूशंस को जानने के लिए आप उत्सुक होंगे कि आपने कौन से क्वेश्चन सही किए हैं, पेपर की एनालिसिस क्या थी, कौन से क्वेश्चन टफ आए थे और पेपर का लेवल क्या था। क्योंकि जिनका पेपर अभी बचा हुआ है, मेन अभी सबसे ज्यादा फोकस करने की बात उनको है। और जिन्होंने पेपर दिया है वो इस चीज को एनालाइज करे कि पेपर कैसा आया था और पेपर के टाइम पे वो क्या पैटर्न लेके चल रहा है एग्जामिनर आपका, एनटीए क्या सोच के पेपर बना रहा है, जिससे आप अगले शिफ्ट में और अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपने अच्छे कॉलेज के लिए एक सिक्योर कर सकते हैं कि आप जेई एडवांस के लिए फिर पूरी अच्छी तरह से तैयारी कर पाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि जो आज का पेपर हुआ था उसकी शिफ्ट के पेपर के बारे में जानते हैं, पेपर का एनालिसिस करते हैं और जो इसके सॉल्यूशंस और आंसर की जो अभी तक हमने मेमोरी बेस्ड बच्चों से पूछ के हमने अभी कलेक्ट करे हैं, जो हमारे बच्चे एग्जाम देने गए थे, तो उनको आज हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री के पेपर को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आज आया था, जो बच्चों ने बताया कि ये एक क्वेश्चन था जो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल, मतलब पेपर बनाने के टाइम पे एनटीए वालों ने ये बिल्कुल सोच के बनाया है कि जहाँ पे कोचिंग और टीचर्स ने लाइक आप जहाँ पे पढ़ते थे, अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है तो जहां जहां पे आपके टीचर्स ने आपको स्टार मार्क करवाया है वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बेसिकली उन्होंने आपके कॉन्सेप्ट को चेक करा है। मैं पर्सनली बताऊं तो जब मैंने पेपर देखा तो जो ये आपका केमिस्ट्री का पेपर है ये बिल्कुल आपके इजी वाले साइड पे था। तो आप इस पे बिल्कुल मॉडरेट भी मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिलेंगे बहुत ज्यादा, जो अगर आप बिना प्रेशर के अगर आप सॉल्व करो, अगर आपने नर्वसनेस नहीं दिखाई होगी तो पेपर आप बहुत अच्छे से करके आ सकते थे। तो चलिए देखते हैं कि पेपर के सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले जो ये आपका क्वेश्चन था, अगर यहाँ पे ये, चलिए आप इसको बताइए कौन सा रिएक्शन है अगर आपने इसको एल्डोल की तरह से किया होगा, क्योंकि सबसे पहले देखते ही ये एल्डोल लग रहा है तो फिर आपके ये -1 फिक्स है, क्योंकि ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं है। यहाँ पे ये आपका जाएगा कैनिजारो के थ्रू, द मोस्ट फेमस रिएक्शन कैनिजारो। तो इसके अंदर क्या करना था आपको, सबसे पहले तो ये आपको ऑब्जर्व करना था कि यहाँ पे अल्फा एच नहीं थे, अल्फा एच नहीं थे, और यहाँ पे जो आपका एनएओडी दिया हुआ था ये एक बेस की तरह काम करेगा, जो जनरल कैनिजारो में दिया रहता है। जनरल कैनिजारो में आपको NaOH और H2O दिया होता है। तो सिमिलरली उसके जगह पे यहाँ पे हमारे पास NaOD और D2O दिया हुआ है। तो जब हमारे पास जनरल रहता है और हम जब उसको सॉल्व करते हैं तो वहां पे हमारे पास क्या आता है, एक कंपाउंड बन के आता है COOH और दूसरा कंपाउंड हमारे पास बन के आता है एक अल्कोहल जो कि CH2OH। तो दो कंपाउंड बन के आता है। तो यहाँ पर तो इस कंपाउंड के बारे में बात ही नहीं हुई है, हमें बस पूछा गया है इस वाले कंपाउंड के बारे में। तो इस वाले कंपाउंड में अगर हम देखें तो बस हमारे पास ये हाइड्रोजन की जगह उसका भाई ड्यूटेरियम आया है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो क्या होगा, तो वो एक हमारा बेंजीन रिंग आ जाएगा, उसके ऊपर CH2 और OD आ जाएगा। तो यानी कि बी ऑप्शन हमें बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो हमारा बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अब इसके मैकेनिज्म में क्या होता है, तो सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा, सबसे पहले आपने रिएक्ट करवाया, आप रिएक्ट करवा के इसको बनाएंगे। जैसे ही NaOD रिएक्ट किया एज अ बेस, तो वहां पे जैसे रिएक्ट किया तो उसके बाद आपको बस हाइड्राइड शिफ्ट अच्छे से करवा देनी है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और जो आपका हाइड्राइड शिफ्ट होता है वही आपका RDS भी होता है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा सिंपल, और लाइक सारे टीचर्स यहाँ पे एक बार आपको जरूर बताते भी हैं कि ये क्वेश्चन आता है। तो अगर आपने इसको ध्यान से करा होगा तो आप इसको काफी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो बिल्कुल ये रैपिड फायर की तरह, अगर आपको हल्का सा भी पता है तो आप इसे कर लेंगे। जो मोस्ट फेमस आपके लिए यहाँ पे क्या है, हमें पता है कि DDT इज अ पेस्टिसाइड, बट हमें ये भी पता है कि DDT उतना ज्यादा यूजफुल नहीं होता क्योंकि ये हार्मफुल भी है। ये अच्छा तो है बट हार्मफुल भी है। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पेस्टिसाइड नहीं है, तो DDC से ही मिलता जुलता जो हमारा डाइएल्ड्रिन है ये भी एक पेस्टिसाइड है। ऑर्गेनोफॉस्फेट है, ये भी हमारा एक पेस्टिसाइड है, जो ऑर्गेनो पेस्टिसाइड बोलते हैं, जो अभी हमारे काफी डिमांड में चलता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक सारी फार्मिंग जो चल रही है, तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स पे ही काम कर रही है। तो इस चीज के चलते ये भी पेस्टिसाइड है। और जो ये सोडियम आर्सेनाइट है ये हमें पढ़ना होता है, ये एक हर्बिसाइड्स है। तो ये पेस्टिसाइड्स नहीं है, ये एक हर्बिसाइड्स है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो डी वाला हमारा एक राइट आंसर है। तो आप यहाँ देखिए कि बिल्कुल सिंपल, ये एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था
कि पेस्टिसाइड्स के बारे में आपने जस्ट एनसीईआरटी रीड करी है कि नहीं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी से उठाया गया था। तो अगर आप, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इनऑर्गेनिक के लिए आपको एनसीईआरटी या फिर केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाते हैं इनऑर्गेनिक के अंदर और या फिर ऑर्गेनिक के अंदर। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। जो आपके पास थर्ड क्वेश्चन आपके पास था, यहाँ पे जनरली सबसे बेसिक क्वेश्चन जो हम कभी भी जो केमिकल रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे हम लोग जो करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में, कि मेजर प्रोडक्ट बताना था बिलो रिएक्शंस में। जस्ट आपको एक HBr दिख रहा है, इसका मतलब आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए था कि एक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर अब क्वेश्चन आने वाला है। आपको ब्रोमाइन वहां पे सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो जैसे ही आप इसकी कार्बोकेटाइन बनाएंगे, ये जाहिर सी बात है आप इसको इधर ही प्लस चार्ज लेके आएंगे, बिकॉज कार्बोकेटाइन फिनाइल ग्रुप के चलते बहुत ज्यादा स्टेबल होने वाला है। ये बाइलक है कि आपको कुछ ज्यादा सोचना नहीं था, क्योंकि ये वाला साइड आपका बहुत ज्यादा स्टेबल साइड है। तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा और यहीं पे ही ब्रोमीन लगेगा। तो आपका राइट आंसर जो हो रहा है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, बी विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि मतलब आपको टाइम ज्यादा नहीं लगाना है, आपको जस्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ के आए हैं। द स्टार मार्क क्वेश्चंस, आप एनटीए का पैटर्न समझिए, वो बस वो चाहता है कि आपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। आगे चलते हैं डिस्कस करते हुए जो हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट है। फोर्थ कॉन्सेप्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है। क्रिएटिविटी कैसे दिखाई है? तो इन्होंने एनिलीन के साथ सबसे पहले तो आपको Br2H2O दिया है। Br2H2O का मतलब है हमें ब्रोमिनेशन करवाना है मल्टीपल साइट्स पे। हम सब जानते हैं कि ब्रोमिनेशन हमें मल्टीपल साइट्स पे करवाना है, तो Br2H2O से वो मल्टीपल साइट्स पे करवाएगा। बच्चे कंफ्यूज होंगे आपका इस पे कि HNO2 से क्या करना है। अगर बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं करी है सीट, ये मैं क्लास में भी क्वेश्चंस करवाता हूँ। HNO2 और कुछ नहीं बल्कि NaNO2 प्लस HCl है। अब NaNO2 प्लस HCl कैसे है? तो NaNO2 जब टूटेगा तो HNO2 में टूटता है, लेकिन उसके लिए एसिडिक मीडियम प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जब आपको NaNO2 और HCl भी दिया होगा, तो जब आप रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाओगे तो वो भी वहां पे आपको HNO2 बना के तभी रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। इन्होंने बस क्या किया, आपको ये वाला पार्ट ना देके उन्होंने डायरेक्ट आपको HNO2 का पार्ट दे दिया है। तो ये आपके लिए और भी बेटर है कि उन्होंने आपका एक काम आसान कर दिया है। और HNO2 का पार्ट देने के बाद एक आपको H3PO2 एक एसिड दे दिया है, जिससे कि आप H की सप्लाई कर पाए, जो आप हाइड्राइड सप्लाई करते रहे, H प्लस की सप्लाई। तो अब यहाँ पे देखिए रिएक्शन होगा कैसे। तो सबसे पहले तो एनिलीन है, तो एनिलीन ग्रुप हम जानते हैं कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हमारे पास टोटल 3 लोकेशंस हैं। तो उन तीनों लोकेशंस पे हम ब्रोमिनेशन पहले करा देंगे। तो जब आप इन तीनों लोकेशंस पे ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो एक Br यहाँ पे, एक Br यहाँ पे और एक Br यहाँ पे। तो आपने तीनों जगह पे Br लगाया, आपने तीनों जगह पे Br लगा दिया। ये था आपका Br2H2O की आपने रिएक्शन करा दी। तो जब आपने Br2H2O की रिएक्शन कराई और अब आपको करवाना है HNO2 की रिएक्शन। तो HNO2 में हमारे पास डाइएजोनियम टाइप कंपाउंड बनता है, जो कि N2 प्लस एंड Cl माइनस वाला बनेगा। तो HNO2 में वही होता है, लाइक आपको ऐसे ही H माइनस रहेगा और यहाँ पे आपके पास 3 ब्रोमीन्स हैं। तो जो H3PO2 है, वो इसको यहाँ से लेके जाने में, इसको यहाँ से निकालने में काम करता है। यानी कि आपके पास एक OH रह जाएगा और N2 को हम यहाँ से उड़ा देंगे। तो यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है इस वाले क्वेश्चन में, आपके पास ट्राइब्रोमो एक प्रोडक्ट बनने वाला है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपने देखा कि बिल्कुल कैसे एक उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है। देखिए क्वेश्चंस बहुत ही लिमिटेड होते हैं जो आपको प्रैक्टिस कराए जाते हैं, वही उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस उन्हें कुछ क्रिएटिविटी करनी है, तो वो यहाँ पे NaNO2 HCl ना देके जो हमारा डायरेक्ट फॉरवर्ड होता था, वहां पे उन्होंने HNO2 दिया कि बच्चों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि नहीं, बच्चों को पता है कि नहीं कि NaNO2 HCl से HNO2 बनता है। तो यहाँ पे उन्होंने आपके कॉन्सेप्ट को चेक करा है। अब यहाँ पे एक डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि डिकम्पोजिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव N2। यहाँ पे हम लोग जब भी क्लासेस में आपको क्वेश्चंस करवाते हैं, हम लोग सबसे पहले आपको यही बताते हैं
कोई भी एजाइड आपको N2 गैस देगा। और N2 गैस ही नहीं, बल्कि यही एक तरीका है जिसमें हमको प्योर फॉर्म ऑफ N2 गैस मिलता है। अगर आपको प्योर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस चाहिए तो आपको एजाइड की डिकम्पोजिशन करवानी होगी, और यहाँ पे एजाइड का बस एक ही ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर सी। अब बात कर लेते हैं कि बाकी ऑप्शन से क्या बनता है। तो जब आप NaNO2 की डिकम्पोजिशन करवाइएगा तो उस टाइम पे आपको NaNO2 की डिकम्पोजिशन पे आपको क्या बन रहा होगा, तो NaNO2 और H2O, मतलब ये NaNO3 की डिकम्पोजिशन है, सॉरी, NaNO3 प्लस H2O ये बनेगा, और NaNO2 के डिकम्पोजिशन पे आपके पास HNO2 बन के आपके पास आ रहा होगा, बट HCl की कंडीशन में ये डिकम्पोज करेगा। अगर आप BaNO3 होल ट्वाइस की बात करें तो उस केस में आपके पास क्या बन रहा होगा, तो 2 BaO और प्लस 4 NaNO2, 4 NO2 प्लस O2, तो ये बन के कुछ ऐसा आ रहा होगा। सॉरी, यहाँ पे ये हाफ H2O है, हाफ O2 है। तो ये बाकी के रिएक्शंस थे जो डिकम्पोजिशन पे देंगे। तो आपसे N2 गैस के बारे में पूछा गया था, तो एजाइड विल बी द राइट आंसर टू आपके H2 के लिए। अब हम आगे चलते हैं, जीटा पोटेंशियल इज रिलेटेड टू, ये बिल्कुल आपके लिए याद रखने वाली चीज है कि ये आपने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, जीटा पोटेंशियल किसको बोलते हैं। तो ये आपने डी चार्ज ऑन सरफेस ऑफ कोलाइड, ये आप ऐसे ही पढ़ते होंगे जीटा पोटेंशियल के बारे में, जो एक ऐसे AgI होता था हमारे सरफेस केमिस्ट्री में, और फिर ये मल्टीपल लेयर्स होते थे, और फिर एक इधर लेयर होती थी, जो 2 लेयर्स के बाद फिर हमारा एक लेयर ऐसे आता था। तो ये जीटा पोटेंशियल किस पे था, तो चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ कोलाइडल के ऊपर हम लोग ये डिस्कस करते थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अब सिंपलनेस आप क्वेश्चन का देखिए, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PF5 इज SPX/dy। PF5 की हाइब्रिडाइजेशन उन्होंने पूछी है। हमें पता है कि PF5 की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d, sp3d, PF5 की हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे उन्होंने D की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पे X की वैल्यू हो गई 3 और D की वैल्यू हो गई 1। ये एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो 1 विल बी द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PF5, लाइक उन्हें आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट चेक करनी थी, आपको हाइब्रिडाइजेशन पता है या नहीं। इतने सिंपल क्वेश्चंस जेईई में, बहुत ही सिंपल आया था आज का पेपर पहले शिफ्ट का। 8th क्वेश्चन, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन। यहाँ पे अब देखो उन्होंने आपका चेक क्या करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो मिनिमम सिनर्जी बॉन्डिंग। मिनिमम सिनर्जी बॉन्डिंग मतलब, जैसे मैं बताता हूँ लोग बच्चों को कि सिनर्जिक बॉन्डिंग आखिर होती क्या है, तो सिनर्जिक बॉन्डिंग को हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ये एक मेटल है और ये एक मेरे पास यहाँ पे आपका लिगेंड है, तो इधर जो ये बॉन्डिंग हुई है मेटल और लिगेंड के बीच में, तो मेटल और लिगेंड के बीच में जब बॉन्डिंग हुई है, और जब सिनर्जिक बॉन्डिंग आखिर क्या होता है, तो सिनर्जिक बॉन्डिंग को मैं कुछ ऐसे बताता हूँ कि जो मेटल और लिगेंड के साथ है, तो उसमें जब वो सिनर्जाइज हो रही है, मतलब कि जितना वो रिटर्न बैक करना, लाइक अगर आप इसे रिलेट कर पाओ, तो जो आपके बर्थडे पे जो लोग आके आपके गिफ्ट देते हैं, तो जो आप रिटर्न गिफ्ट उनको देते हो, उसी के रिगार्डिंग होती है कि जितने ज्यादा आपके पास गिफ्ट आएंगे उतनी ज्यादा आप क्या करोगे, रिटर्न गिफ्ट दोगे। यानी कि सिनर्जिक बॉन्डिंग सिंपल, बिल्कुल सिंपल मीनिंग होता है इसका, डी इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा हमारा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगा। बस सिंपल इसको आप चेक कर लो, यहाँ पे Mn 0 पे है, तो Mn 0 पे उसकी क्या होगी, तो D7 होगा। यहाँ पे Mn2C4, यहाँ पे भी D7 में है। क्रोमियम, क्रोमियम हमारे पास D6 में है, और फेरस हमारे पास D8 में है। तो सबसे ज्यादा हमारे पास कहाँ है, तो इन सब में तो ज्यादा ज्यादा है, और हमें बताना है मिनिमम सिनर्जी बॉन्डिंग, तो सबसे लेस्ट नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, तो क्रोमियम, तो सी विल बी द राइट आंसर। क्रोमियम वाला हमारा मिनिमम सिनर्जिक बॉन्डिंग यहाँ पे शो कर रहा होगा। इट्स ओके। नाउ 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल क्लास 8 का क्वेश्चन है, जब सबसे पहली बार आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं और जब वहां पे रेडॉक्स का इंट्रोडक्शन होता है। मोस्ट ऑफ द 99% टीचर्स यही एक एग्जांपल लेके आपको रेडॉक्स समझाते हैं कि CuO को हमने लिया, तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू Cu सॉलिड प्लस H2O। तो Cu सॉलिड और H2O में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे रेडॉक्स हम इसका भी देखते हैं और इसका भी देखते हैं, कैसे यहाँ से ये 0 में आया और यहाँ पे H2O बना। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर।
अब देखिए ये इतना सिंपल आप डायरेक्ट देख के क्वेश्चन करने वाला है कि आप क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो। बिल्कुल इसी तरह से पेपर इन्होंने काफी सिंपल आज का दिया था। आप सब काफी अच्छा कर रहे थे। तब मैं देख भी रहा था बहुतों के मैसेज मुझे आया कि आज की केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा हुआ है। सिमिलरली आपका फिजिक्स का पेपर काफी अच्छा आया था आज का। तो मतलब पेपर इक्विवेलेंट उन्होंने सेट करा है कि लाइक इजी टू मॉडरेट के बीच में ही रहे। अगर आपके उन्होंने केमिस्ट्री इजी करी है तो वहां पे हो सकता है कि मैथ्स को थोड़ा वो लेंदी करने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल उस टाइप का उन्होंने एक बैलेंस पेपर सेट करा था जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते थे केमिस्ट्री के अंदर। अब देखो यहाँ पे विच इज नॉट अ कोपॉलीमर। अब इस क्वेश्चन को देखो कितने अच्छे तरीके से उन्होंने फ्रेम किया है। लाइक इसमें बच्चे बोलते हैं कि सर हमें बायोकेमिस्ट्री याद नहीं रहती है। इसमें आपको कोई स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत ही नहीं है। स्ट्रक्चर आपको याद नहीं है फिर भी आप इस क्वेश्चन को 100% कर सकते हो। उन्होंने आपसे पूछा है नॉट अ कोपॉलीमर मतलब कोपॉलीमर नहीं है। आप अगर इसे देखो ये आपका क्या है, ब्यूटा 1,3 डाइइन है, 1,3 डाइइन और इथाइलोनाइट्राइल, इथाइलोनाइट्राइल। तो इसमें तो जाहिर से दिख रहा है कि ब्यूना और एन है। तो ब्यूटा और ये कोपॉलीमर तो ये हो गए क्योंकि दो पॉलीमर्स है। सिमिलरली जब ब्यूटा एन है तो ब्यूना एस से क्या दुश्मनी है, ये भी कोपॉलीमर है। और यहाँ पे नाइलॉन 6,6 में तो तुम्हें साफ दिख रहा है कि ये भी एक टाइप का कोपॉलीमर है। तो अगर बस तुम ऐसे चेक करके अगर ऑप्शन टिक करोगे तो भी आपको नियोप्रीन तो दिख ही जाएगा कि जो आइसोप्रीन का है ये एक कोपॉलीमर नहीं है, ये एक पॉलीमर है सिंपल। तो उस टाइप से भी हमारा ए वाला जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल, आपको कोई स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं थी, मैंने कोई स्ट्रक्चर भी नहीं लिखा। जस्ट आप ऐसे चेक करो कि आप उसके नेमिंग के ऊपर चेक कर सकते थे और आप ये क्वेश्चन करके आ जाते। अब हमारे पास एक इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन आता है। अगर ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ो तो 40 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड isothermally against the vacuum until the total volume becomes 20 liters. The amount of heat absorbed in this expansion is। अब इस क्वेश्चन को तुम समझो कि इसमें ये क्या बोलना चाह रहा है। इसमें जस्ट ये बताना चाह रहा है ये कि इस अगर ये क्वेश्चन को मुझे बोला जाता पढ़ने के लिए तो बस यहाँ पे चेक करना है कि आपने पहले बार में रीड करने में तुमने ये पकड़ा कि नहीं, आइसोथर्मली, आइसोथर्मली एंड वैक्यूम। ये अगर तुमने ग्रैप्स कर लिया तो तुम इस क्वेश्चन को कर चुके हो। अब कैसे, आइसोथर्मली मतलब dt इक्वल टू 0, वैक्यूम मतलब वर्क डन इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी खास बात, ये क्वेश्चन क्या बताना चाहता है, अब हमें निकालना है अमाउंट ऑफ हीट एक्सपेंशन। तो du इक्वल टू dq प्लस dw। अब यहाँ पे मेरा du भी 0 है क्योंकि एनसी भी डेल्टा टी होता है, प्लस वर्क डन भी 0 है। ऑटोमेटिकली मेरा क्या हुआ कि dq विल बी द 0। तो 0 विल बी द राइट आंसर, 0, 0 विल बी द राइट आंसर। सिंप्लिसिटी, अगर तुम कामनेस के साथ पेपर अटेंड कर रहे हो पेपर काफी अच्छा होगा। अगर बच्चे इसमें थोड़ा सा नर्वसनेस आ गया या कामनेस नहीं है, आप इसे सॉल्व करने लगोगे, सॉल्व करने पे माइट पॉसिबल कि आप एक रॉन्ग आंसर लेके आओ। क्योंकि पेपर के अंदर सॉल्व करने पे अगर हमारा आंसर 0 आता है, हम कई बार उसे सोचते हैं कि हमने कहीं गलती करी। लेकिन अगर आपने आइसोथर्मली और वैक्यूम को कंसीडर कर लिया होगा फिर तो आप ये क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी बस देख के आप क्लियर कर दिए हो। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी टीचर जब आपको केमिस्ट्री स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो टीचर आपको एरोमेटिक के ऊपर पढ़ाता है और वहां पे पहले तो 2-3 स्टार मार्क करवा देता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेई मेंस ही नहीं, जेई एडवांस भी क्वेश्चन पूछता है एरोमेटिक पे। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे कन्वर्ट करके पूछते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, ये एरोमेटिक है। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, ये एरोमेटिक है। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, ये एंटी एरोमेटिक है। तो अगर तुम इससे देखना चाहो तो तुम्हारे पास जो सही आंसर है कौन कौन सा एरोमेटिक है, तो तुम्हारे पास एरोमेटिक बस 1 एंड 2 है। तो 1 एंड 2 कहाँ है, ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। सिंप्लिसिटी देखिए क्वेश्चन का, अभी तक उन्होंने कोई भी एक फैसिनेटिंग क्वेश्चन नहीं डाला है। तो इसका मतलब पेपर काफी अच्छे से डिजाइन किया गया है कि मतलब एग्जामिनेशन सेटर्स ने पेपर काफी अच्छे तरीके से डिजाइन किया है कि बच्चे करे पेपर को। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये एक बहुत ही क्लासिकल रिएक्शन है। जब आपको अल्कोहल्स पढ़ाई जाती है तो सबसे क्लासिकल
प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, यही रिएक्शन हम करवाते हैं। ये इसमें एक एमीन लेते हैं हम, एक एमीन लेने के बाद HNO2 सिंपल, फिर से वही NaNO2 HCl वाला, यहाँ N2 प्लस और Cl माइनस बन जाता है। फिर इतना ज्यादा हम 283 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर हमें याद रखना पड़ता है, और H2O की सप्लाई हम करते हैं कि हम यहाँ पे अल्कोहल बनाते हैं, पहले उसको रिमूव करके। तो ये अल्कोहल की क्लासिकल प्रिपरेशन फॉर अल्कोहल, ये हमें याद होता है, हम इसे डायरेक्ट फॉरवर्ड पे टिक करके आते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन हमारे पास आता है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 में क्या बोल रहा है कि NiCN होल 4 2 माइनस और NiCO होल 4 पैरामैग्नेटिक है। सबसे पहले हम चेक करेंगे NiCN होल 4। NiCN होल 4 में Na प्लस 2 के अंदर है, और जो हमारा Cn माइनस है और CO है, ये कैसे हैं, तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और जो Cl माइनस है ये हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग हो जाएगी और वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होती है। तो इसमें जब आप देखोगे Na+2 में, तो D8 की कॉन्फ़िगरेशन आएगी। जब इसमें पेयरिंग करवाओगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, इट्स मींस दिस इज डायामैग्नेटिक, इट्स मींस दिस इज डायामैग्नेटिक। सिमिलरली NiCO होल 4, यहाँ पे D8 4s2, यानी कि अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें हम NiCO होल 4 में, ये D10 है, तो D10 है, और सिंपली अगर एक डायामैग्नेटिक है तो ये ऑप्शन हो गया फॉल्स। उसके बाद हम चेक करते हैं NiCl होल 4 में, तो यहाँ पे भी वो +2 में तो है, लेकिन यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड में है। तो यहाँ पे जो D8 है, अगर इसमें चलो ये भी बात कर लो साथ के साथ कि इसका हम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर था DsP2, और यहाँ पे जो D10 था इसका स्ट्रक्चर था sp3। अब इसका sp3 था, अब D8 वीक फील्ड में ये पैरामैग्नेटिक तो होगा ही, पैरामैग्नेटिक तो होगा ही, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये sp3 होगा। और NiCO होल 4 का हमने स्ट्रक्चर देखा था sp3, तो हाँ ज्योमेट्री तो सेम है, तो यानी कि ये ऑप्शन ट्रू है। तो ट्रू है तो यानी कि ओनली बोथ 1 एंड 2 नो, ओनली 1 नो, ओनली 2 यस। सिर्फ 2 नंबर जो आपका स्टेटमेंट था वो सही था। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को काफी इजी तरीके से, अगर आप देखो एक एक चीज को आप अगर बारीकी से सॉल्व करोगे, उस चीज को आप काफी अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे होगे, तो उस चीज को आप सॉल्व भी कर लोगे और करेक्ट आंसर भी एक ले आओगे। काफी सिंपल इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, कोऑर्डिनेशन में भी ये बहुत ज्यादा डीप नहीं गए हैं। इस क्वेश्चन को देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो स्टेटमेंट 1 को रीड करो, E2O5 इज लेस एसिडिक देन E2O3। तो आपके पास दो कंपाउंड दिए हैं E2O5 और E2O3। यहाँ पे अगर E की वैल्यू हम बताएं तो E की वैल्यू +5 और E की वैल्यू +3। तो और हम जानते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, उनका एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, ज्यादा। तो इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, E2O5 इज लेस एसिडिक देन E2O3। नो, फॉल्स, रॉन्ग। अब बोलता है इन ग्रुप 15 एसिडिटी ऑफ E2O3 डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अब देखो ये चीज हम पढ़ते हैं, अगर डाउन द ग्रुप अगर आप जा रहे हो, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, आपकी एसिडिटी डिक्रीज करती है, एसिडिटी डिक्रीज करती है, तो यानी कि ये ऑप्शन इन्होंने सही लिखा है। इट मींस 1 एंड 2 नो करेक्ट, ओनली 1 नो करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट ऑप्शन। तो देखो कितना इन्होंने सिंपल क्वेश्चन पूछा है। अब देखो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, अब ये हमें सबको पता है कि जो ऐसे ऐसे ये स्ट्रक्चर आ रहा था हमारे पास, ये जो आपके हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, तो जो आपका हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है तो उसमें, तो हेलिक्स स्ट्रक्चर जो आपका होता है वो सिंपली हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही स्टेबलाइज होता है। ये प्योरली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, और ये इन्होंने डायरेक्टली एनसीईआरटी की वर्ड उठाई है, इन्होंने एक लाइन को उठाया और उससे क्वेश्चन बना दिया। तो यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द राइट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पे चलते हैं। इसमें इन्होंने क्या पूछा है, हाँ यहाँ पे इन्होंने एक फिजिकल केमिस्ट्री का अच्छा क्वेश्चन उठाया है, जहाँ पे ये प्रेशर और डाइल्यूट सॉल्यूशन दोनों से लेके गैसेस स्टेट और डाइल्यूट सॉल्यूशन दोनों से काम चला रहे हैं। लाइक यहाँ पे देखो,
दो फेज की बात करी है इन्होंने, वेपर फेज और एक लिक्विड फेज। अब हम जानते हैं क्या है, अब हम जानते हैं कि वेपर फेज के अंदर हम लगाते हैं डाल्टन्स लॉ और इसके अंदर हम लगाते हैं राउल्स लॉ। तो पहले ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि राउल्स कहाँ लगेगा और डाल्टन कहाँ लगेगा। ओके, तो इन्होंने पूछा है कि फॉलो करता है राउल्स लॉ, if a solution of A and B has mole fraction of A as 3.3, sorry, mole fraction 0.3 है and Ya equals to x by 17, मतलब ये उसकी फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन और प्रेशर के ऊपर बात हो रही है और इन्होंने प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर इतना इतना है, तो ये आप बता दो कितना होगा। तो सबसे पहले जनरली आपको क्या लिखना है, P नॉट A इक्वल्स टू P नॉट टोटल इक्वल्स टू XA अपॉन XA अपॉन 17, ये इन्होंने दिया हुआ है। तो ये हम YA को लिखे हैं, YA की वैल्यू हमने लिखी। अब P नॉट A क्या होगी, तो ये P नॉट इंटू XA हो जाएगा और ये क्या होगा, P नॉट इंटू XA, P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B इंटू XB। तो P नॉट A की वैल्यू इक्वल्स टू, अगर हम लिखें तो 50 इंटू 0.3 बाई, अगर P टोटल अगर हम लिखने लगे तो 0.3 प्लस 100 इंटू 0.7 इक्वल्स टू XA, लाइक XA लिखो आप इसे, x अपॉन 17। अगर इसे लिखो तो तुम ये 15 अपॉन 85 इक्वल्स टू x अपॉन 17। तो 17 5 जा 85, 5 3 जा 13, तो x की वैल्यू आ गई 3। अगर तुमसे ये पूछते, x की वैल्यू तुमसे पूछी तो ये 3 हो गया। अगर ये तुमसे y भी पूछते तो 3 अपॉन 17 करके हम आंसर दे सकते थे, बट ये एक तुम्हारा न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन था जिसमें हमें इंटीजर टाइप था, तो 3 विल बी द राइट आंसर। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या पूछा है देखो, ये भी इन्होंने एक फिजिकल से उठाया है। एक चीज अगर तुम इनके पैटर्न को देखो तो जो फिजिकल के क्वेश्चन ये ले रहे हैं न्यूमेरिकल वाले, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये इसे इंटीजर टाइप में डालते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये इंटीजर टाइप में डालते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि क्या बच्चों को कॉन्सेप्ट पता है या नहीं, इस चीज को वो चेक करना चाहते हैं। तो सबसे पहले वो क्या चेक करना चाहते हैं, सी, जो हमारा वर्क फंक्शन ऑफ ए गिवन मेटल इज दिया हुआ है उन्होंने, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इफ काइनेटिक एनर्जी इज इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज जीरो, यानी कि जो आपका Sc बाई लैम्डा है इक्वल्स टू वर्क फंक्शन जो फाई से हम डिनोट करते हैं प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो काइनेटिक एनर्जी तो उन्होंने बोल दिया कि जीरो होता है, तो और H की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 6.63 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 अपॉन लैम्डा, वेवलेंथ उन्होंने पूछी है, फाई की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 6.63 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। 6.63 से 6.63 कैंसिल। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो लैम्डा इक्वल्स टू 10 to the power minus 34 into 10 to the power 8 into 3 अपॉन 10 to the power minus 19। अगर तुम इसे सॉल्व करो तो यहाँ पे 34 में से 8 गया, इट्स इक्वल्स टू लाइक 26, 26 माइनस 19, तो ये ओवरऑल कट के 10 to the power minus 7, अब 10 to the power minus 7, ये आया तुम्हारा वेवलेंथ। अब इन्होंने पूछा किसमें है, इन्होंने पूछा है इन नैनोमीटर। अब ये चीज ध्यान देना होता है, अब डायरेक्ट तुम यहाँ 3 मत लिख के आ जाओ इंटीजर में, नैनोमीटर में करने के लिए मुझे 10 टू द पावर माइनस 9 करना होगा। इट्स मीन्स कि 3 को हम क्या लिखेंगे, 300 लिखेंगे, 300। तो 300 विल बी द इंटीजर वैल्यू आंसर, तो इसका आंसर क्या होगा, 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, which effect will not affect the density, डेंसिटी को कौन सा इफेक्ट नहीं करेगा। अगर देखो अब यहाँ पे तुम्हें डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेक्ट नहीं भी पता है, फिर भी इस क्वेश्चन को तुम कर सकते हो कैसे, ये देखो बस तुम्हें जनरली थोड़ा सा एक कंक्लूजन देना चाहिए। अगर तुमने थोड़ी भी पढ़ाई करी है थ्रू आउट, अगर तुमने मेहनत करी है 2 साल, वो यहाँ पे दिखेगा। वैकेंसी इफेक्ट मतलब तुम एक वैकेंसी को गायब कर रहे हो, वैकेंसी को गायब कर रहे हो, वैकेंसी गायब होगी तो डेंसिटी पे फर्क पड़ेगा, डेंसिटी विल चेंज,
डेंसिटी विल चेंज। तो यहाँ तो डेंसिटी चेंज हो रही है। इंटरस्टिशियल इफेक्ट किस बारे में बात करता है कि कुछ वॉइड्स होंगे, कुछ स्पेसेस होंगे, और जब स्पेस और वॉइड होंगे अगेन डेंसिटी चेंज, डेंसिटी चेंजेस। स्कॉटकी इफेक्ट सिंपली यहाँ पे भी आप डेंसिटी चेंज होती है, स्कॉटकी इफेक्ट में तो डेंसिटी ही चेंज होती है। जो फ्रैंकल इफेक्ट होता है ये क्या होता है, इसको थोड़ा ऐसे समझ लो। यहाँ पे चेंज नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है? अगर ये सपोज तुम्हारा कोई एक अरेंजमेंट है, ये एक अरेंजमेंट है, ये एक अरेंजमेंट है, तुमने दो चीजों को यहाँ यहाँ प्लेस करा हुआ है। अगर तुम इसमें से एक चीज को लेके यहाँ रख दोगे तो इसमें तुमने तो कुछ चेंज किया नहीं। अगर इसके अंदर तुम्हारे पास 12 पार्टिकल्स थे तो इसको चेंज करने पे भी तो तुम्हारे पास 12 पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पे डेंसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं होता है। तो ये इफेक्ट ऐसा है जो डेंसिटी को इफेक्ट नहीं करता है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट इज योर आंसर। अब यहाँ पे देखो हमने कितनी अच्छी तरीके से इसे सॉल्व किया है। फ्रैंकल डिफेक्ट, हमें डिफेक्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट नहीं पता था इंडेड, बट हमने उसके वर्डिंग से और अपने कंक्लूजन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो ये होता है तरीका जब आप उस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करते हो। तो अब नेक्स्ट देखो, अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा उन्होंने फ्रेम किया है। ये बिल्कुल आपके प्रैक्टिकल चीजों को चेक करने के लिए उन्होंने इस क्वेश्चन को डिजाइन किया है। इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया है, एलिमेंट ई बिलोंग्स टू द पीरियड 4। पीरियड 4 ये पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है। पीरियड 4 का कोई एक एलिमेंट है in modern periodic table. The valence electronic configuration of element 4 and group 16. See, group 16. Group 16 यहाँ पे कोई होगा, group 16 O S S C T P O। तो अब यहाँ पे कौन सा है? तो ग्रुप 16 हमने देखा, पीरियड 4 देखा। अब यहाँ पे हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना है। आगे क्वेश्चन को पढ़िए। The valence electronic configuration of the element that lies just above this element E, just above this element E, just above this element E, that will be your sulfur. What is this? Sulfur. हमें किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है? सल्फर की। किसकी? सल्फर की। तो सल्फर की जो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो that will be your C. C will be your correct answer. सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जस्ट अबव जिसने नहीं देखा वो इस क्वेश्चन को गलत करके आएगा और वो यहाँ पे सेलेनियम की कॉन्फ़िगरेशन लिख के आ जाएगा, और उन्होंने सबसे पहले वही दे रखा। ओके, ये इन्होंने आपके प्रैक्टिकल को चेक करा है, आपको प्रायोगिक टेबल आता है कि नहीं। और अगर आपने 2 साल पढ़ाई करी है तो प्रायोगिक टेबल की आपको हर लाइनिंग याद होनी चाहिए कि कहाँ पे कौन सा एलिमेंट है। उस चीज को तो देख के हमें जाना ही चाहिए पेपर। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एन ऑर्गेनिक सैंपल ऑफ 0.5 ग्राम कंटेंट्स बीआर। अब इसको देख के एजीबीआर देख के तो पहले तुम लगा लो कि एजीबीआर का मास क्या होता है। एजीबीआर, एजी की वैल्यू होती है 108 और बीआर का तुम्हारा होता है 80। तो ये वेट तुम्हें पेपर में भी दिया होता है, जो फर्स्ट पेज होता है ना उसके टॉप पे लिखे रहते हैं एटॉमिक मास। तो ये 188 तो इसका हो गया एजीबीआर का मॉलिक्यूलर मास। अब इन्होंने क्या बोला है कि 0.5 ग्राम contains Br, it is 0.4 gram of AgBr in a certain reaction. What is the percentage weight of Br in the sample? बहुत ही अच्छे तरीके से, फैसिनेटिंग तरीके से इन्होंने पूछा है। अब अगर तुम बोलोगे तो 180 ग्राम ऑफ AgBr will give 80 ग्राम Br। ओके, तो 0.4 ग्राम ऑफ AgBr will give 80 upon 188 into 0.4, sorry 0.5, 0.4 over 0.5 ग्राम Br। तो ये हो गया। अब परसेंटेज ऑफ Br, परसेंटेज ऑफ Br 80 अपॉन 188 इंटू 0.4 अपॉन 0.5 इंटू 100। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो इस चीज को जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट लाइक, ये डेसिमल गया 5 से 20 एंड यू कैन, अगर तुम आगे सॉल्व करोगे इट विल कम टू बी अराउंड 34.02%, और अप्रोक्सीमेटली हमारा सबसे क्लोजेस्ट आंसर 34 विल बी द राइट आंसर। तो ऐसे हमने इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है
Consider the following reactions. The total change required in the Faraday to convert 1 mole of Cr2O7 to minus into Cr plus 3. सबसे पहले तो तुम इसको रिएक्शन लिखो, Cr2O7 2 minus. It converts into Cr plus 3. सबसे पहले इसको बैलेंस कर लो 2Cr, और हमें नहीं दिया है तो हम बस Cr को बैलेंस कर लेंगे। इधर मेरे पास कितने प्लस हैं? +6। इधर हमारा क्या सीन है? तो जब +6 इलेक्ट्रॉन्स की चार्जिंग है तो यहाँ पे हमें 6 फैराडे चाहिए होता है। बहुत ही बेसिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इन्होंने सबसे बेसिक वाला कॉन्सेप्ट आपसे पूछा है कि फैराडे कितना चाहिए। मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट कि फैराडे हमें कितना चाहिए होता है जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये बेसिकली हमने इतनी चीजें आपके लिए मेमोरी बेस्ड बच्चों से कलेक्ट करके आपके लिए क्वेश्चन आंसर को तैयार करा था कि जिसके अंदर ये इसका आंसर सीखता, कि जिसके अंदर आपको हेल्प मिल जाए, आपको आंसर्स पता चल जाए। और ये पैटर्न अगले आने वाले एग्जाम्स के लिए जो जेईई मेंस का पार्ट 2 होगा और बचे हुए शिफ्ट्स में जो पेपर आएगा, बिल्कुल इसी पैटर्न को सारे पेपर्स को सेट कर रहे हैं। तो इस पैटर्न को आप ध्यान में रख के जाएं। वो उस पॉइंट्स को एनटीए टच कर रहा है जिस पॉइंट्स पे हम टीचर स्टार मार्क्स करवाते हैं। जी, ये पूरा का पूरा अगर आप देखो तो 70 to 80% क्वेश्चन आपको अपने नोट्स और डीपीपीज में मिल जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपने बिल्कुल करे होंगे और बच्चों ने बताया है कि काफी अच्छा उन्होंने पेपर किया है। तो अगले आने वाले आपके पेपर्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट। जिनका पेपर है, बेस्ट ऑफ लक, और आप तैयारी अच्छे से करते रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए आने वाले टाइम पे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।